व्हाट इज इम्पोर्टेंट, परिक्रमा और चरण स्पर्श? कैलाश के एरिया में आ जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। पर्सन विद बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, क्या ये लोग कर सकते हैं परिक्रमा? डेफिनेटली कर सकते हैं। विच वन डू यू थिंक सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, बाय रोड या बाय हेलीकॉप्टर? अगर आप चैलेंजेस फेस करना नहीं चाहते हो, बाय रोड में आ जाओ। क्या हम अपना व्हीकल लेकर पूरी यात्रा कर सकते हैं? हम हमारे व्हीकल में ट्रैवल नहीं कर सकते। हमारे एक और यात्री ने पूछा है, आई एम 98 kgs, कैन आई हायर अ हॉर्स? 90 से अबोव अगर आपका वेट है, घोड़े वाले आपको रिफ्यूज कर सकते हैं। डू आई नीड टू पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट इफ बाय एनी कंडीशन द नंबर ऑफ डेज गेट एक्सीड्स? आइटनरी में अगर कुछ डिले होता है, चाहे कोई भी रीजन हो, हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या बाय रोड हो। तो हमारा जो प्राइस है वो बाकी एजेंसी से थोड़ा ज़्यादा है। अगर हमारा प्राइस कंपेयर कर रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारा प्राइस है वो लोएस्ट है सबसे। हम ही थे पहली बैच जो अष्टपद करके आई थी, हमारी ही बैच थी पहली जो चरण स्पर्श करके आई। व्हेन आई जॉइन दिस बिजनेस, मेरे फादर ने एक लाइन बोली थी, वी आर जस्ट मीडियम, कैलाश इज नॉट जस्ट अ बिजनेस, वो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एवं फेथ। हम यात्री को अपने ईश्वर से मिलवाने का जो राह है उसको इजी कैसे कर सकते हैं, हमें यही सोचना है। माउंटेन टफ है, वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, ये बोल सकते हैं कि कैलाश का जो जर्नी है उसमें चैलेंजेस तो काफ़ी सारे हैं। कैलाश सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट भी है। हमारी ये वन ऑफ द बैच थी जिसमें 100% एक्यूरेसी थी परिक्रमा की। ऐसा कोई भी नहीं था जिसने परिक्रमा कंप्लीट ना की हो। सभी लोगों ने परिक्रमा की, 10 लोगों ने चरण स्पर्श तक किए, 12 साल की बच्ची भी थी जिसने परिक्रमा कंप्लीट की। सो इट वाज कमेंडेबल। नमस्कार, जय शंकर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कैलाश, वेयर साइलेंस स्पीक्स एंड सोल लिसन्स। मैं निशा पवित्र कैलाश यात्रा की टीम से आप सभी लोगों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहते हैं कुछ जगहों को आंखों से नहीं मन से देखा जाता है। उन्हीं जगहों में से एक जगह है जो सबसे अद्भुत, सबसे परे और सबसे रहस्यमय है, कैलाश, देवों के देव महादेव का निवास स्थान। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा स्थल है, एक ऐसा सेंटर जहां मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इवन रामायण में भी वर्णन मिलता है। यह वही स्थल है जहां से महादेव ने ओम की ध्वनि को विस्तृत किया। शिव पुराण के अनुसार कैलाश वो दिव्य पर्वत है जो साधकों को हर सिद्धि और शांति प्रदान करता है। और मानसरोवर, उसके बारे में स्कंद पुराण में कहते हैं, मानसरोवर वो हृदय सागर है जो मन को पवित्र कर देता है। कैलाश की परिक्रमा सिर्फ शरीर का सफर नहीं बल्कि इट इज अ जर्नी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ स्टैचुरेट। और इस जर्नी में हमारे साथ है पवित्र कैलाश यात्रा के को-फाउंडर, जिनकी जर्नी मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म और डीप स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट ब्लेंड है, लेकिन एक स्पिरिचुअल कॉलिंग और ऑनेस्टी, सर्विस और कंपैशन जैसी फैमिली वैल्यूज ने इन्हें इंस्पायर किया कि वो फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाए। इतनी यंग एज में उन्होंने ये यात्रा 7 बार कंप्लीट की है। इससे उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं बल्कि इस पूरी यात्रा के चैलेंजेस और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एसेंस की गहरी समझ मिली। इस यात्रा को सबसे ज्यादा डीपली समझने वाले मोहित भाई से बेहतर गाइड हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है। थैंक यू निशा। लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। और 2025 के एक्सपीरियंस एवं इंसिडेंट इन डिटेल बात करते हैं, और 2026 का जो प्लानिंग है हमारा वो भी इन डिटेल बात करते हैं। तो कैसी रही 2025 की जर्नी, एक सेंटेंस में अगर आप बताना चाहे तो? 2025 का ईयर अगर एक लाइन में बोले, आस्था की जीत हुई और हजारों यात्रियों ने अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो सपना था वो पूरा किया। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली जब इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा ओपन हुआ, कैसा रहा सफर? बोल सकते हैं कि अगर सटीक प्लानिंग हो तथा आस्था अटूट हो तो कोई भी असंभव को संभव हम कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने अपने सालों का जो सपना था कि कैलाश जाना है, वो सपना साकार किया और अपनी जो पवित्र इच्छा थी वो पूरी हुई। तो बोल सकते हैं कि आस्था की जीत हुई। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे
जो लास्ट टाइम यात्रा हुई थी 2019 में, और जब 2025 में यात्रा हुई, सो वो दोनों में क्या डिफरेंस था? इन 2019 जो कैलाश का जो एरिया था, वहाँ पे जो अकोमोडेशन था, जो ट्रांसपोर्टेशन था, वो काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया हुआ है। बोल सकते हैं कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की साइड से जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो काफ़ी तारीफ के लायक है। जैसे वहाँ पे पहले जो अकोमोडेशन का था वो बेसिक कैटेगरी का हम बोल सकते थे, लेकिन अभी लाइक केरुंग है, सागा है, ताकलाकोट है, दारचेन है, वहाँ पे अभी 3 स्टार 4 स्टार कैटेगरीज के होटल भी आ चुके हैं। हमने हमारे कुछ यात्रियों को मानसरोवर पे भी अटैच वॉशरूम वाले रूम्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होता है कि अगर वो टाइम पे अवेलेबल होता है तो ठीक है। तो बोल सकते हैं कि अगर अकोमोडेशन के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अगर कंपेयर करने जाए तो 2019 और 2025 दोनों के बीच में अगर कंपेयर करें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जो कॉमन चीज़ थी वो थी लोगों की आस्था। पहले तो सबसे बड़ा थैंक यू गवर्नमेंट को, इतने एफर्ट किए उन्होंने ताकि इतने सारे जो श्रद्धालु थे उनको मौका मिला फिर से कैलाश को देखने का, वो वहाँ जाके अनुभव करने का। सो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस की थी, फिर चाहे वो परमिट हो, वीज़ा हो, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा मतलब कि पीछे चला जाता हूँ इन 2023 में, जब चाइना ने सारे वर्ल्ड के लिए कैलाश मानसरोवर ओपन कर दिया था, लेकिन वो टाइम पे सिर्फ इंडियन के लिए ही वहाँ पे परमिशन नहीं था। तो वो टाइम से लेकर 2025 में जब तक मई महीने तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, तब तक दिमाग में तो ये चल ही रहा था कि कैलाश जाएंगे नहीं जाएंगे कुछ पता नहीं है। उसके बाद आते हैं मई 2025। मुझे अभी याद है 25 मई 2025 को वी आर द फर्स्ट एजेंसी कि जिसने वहाँ पे डिपॉजिट पे किया था और परमिट के लिए अप्लाई किया था। तो ये फिक्स था कि अराउंड 20 जून के आसपास हमारा पहला बैच है वो जाने वाला है। हम ही थे वो कि जिसका पहला परमिट आया, और बाय रोड में हमने फर्स्ट एंट्री की। मेरे दिमाग में तो ये भी चल रहा था कि जब हम बॉर्डर पर वहाँ पे थे तिमूरे पर, वो टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हुए थे। एक्चुअली 5 साल के बाद रीओपन हुआ था, तो चाइनीज एम्बेसी जो दिल्ली है उसने भी एक प्रॉब्लम किया था, लाइक वीजा कॉपी में पीछे की साइड एक स्टैंप नहीं लगाया था। तो वो हिसाब से 1-2 घंटे के लिए फिर हमने वहाँ पे वेट किया और फिर एंटर किया। तो जब तक एंट्री नहीं हुआ था तब तक तो ये था ही कि जा रहे या नहीं जा रहे हैं कैलाश। और जब फाइनली वो मोमेंट, जब मैं कैलाश को देखा, फर्स्ट विजुअल्स मिला मानसरोवर पे पहुंचने तक, वो एक अलग ही था मोमेंट। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं 2025 में एक बैच ऑपरेट करने में। हमारी कंपनी एक ऐसी थी जिसके इनिशियल डेज पे लगभग 3 से 4 बैच ऑपरेट हुई थी। हमारे तो 3 बैच सक्सेसफुली ऑपरेट हो चुके थे, लाइक 24 जून था, 25 जून था एंड अगेन 27 जून था। वो टाइम पे हमें पता चल गया था कि हमें ये चैलेंजेस हमें फेस हुए हैं, और ये सेम चीज़ें हमने मतलब कि बाकी एजेंसीज के साथ भी शेयर किया था कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। बाकी सारी जो एजेंसीज था उसका जनरली जुलाई महीने से डिपार्चर हो रहा था, और वो टाइम पे हुआ क्या कि आई थिंक इन स्टार्टिंग ऑफ जुलाई केरुंग का जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो गया था। तो फिर ऑप्शंस क्या था कि या तो जो पुरांग बॉर्डर है, लाइक हेलीकॉप्टर रूट में हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो पुरांग बॉर्डर से ऑपरेट हो तो वो पूरा का पूरा जो पैकेज है वो हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो सॉल्यूशन मिला उसके लिए थोड़ा टाइम लग गया था, शायद 7 to 8 days तो लगा ही था कि ऑफिशियली एंट्री वहाँ से मिले न्यालम से। तो केरुंग की जगह अभी एंट्री हुई न्यालम से जुलाई महीने से। जो लोग एग्जिट कर रहे थे, लाइक केरुंग से जिन लोगों ने एंट्री लिया था और चाइना में ही थे, वो लोगों को तो एग्जिट मिल रहा था न्यालम से, लेकिन ऑफिशियल एंट्री फिर हुई अराउंड 15 जुलाई के आसपास से। आई स्टिल रिमेंबर 14 जुलाई को एंट्री अप्रूव हुआ था और 15 जुलाई को हमारा एक ग्रुप न्यालम से एंटर हुआ था। तो गवर्नमेंट ने भी थोड़ा टाइम लिया था इंश्योर करने के लिए कि वहाँ पे अकोमोडेशन है पूरा, लाइक न्यालम में एक ही होटल था तो वहाँ पे कितने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, वो हिसाब से परमिट फिर कैलकुलेट किया, ये सब कुछ किया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कैलाश में कि अगर वेदर या तो नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण
कोई भी इश्यूज आते हैं तो वो टाइम पर थोड़े चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल ऐसा ही है कि आपको सॉल्यूशन तो निकलना ही होता है और सॉल्यूशन निकल जाता है। पर देखा जाए तो न्यालम और केरोंग में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत डिफरेंस है। सो लोगों की एक्सपेक्टेशन जो केरोंग को लेके थी, जब वो न्यालम में शिफ्ट हुई तब लोगों ने बहुत सारे सवाल भी उठाए थे। तब वो कंडीशंस ऐसी थी जब अकोमोडेशन हमें तिब्बत टूरिज्म बोर्ड असाइन कर रही थी। सो उस सिचुएशन में आप कुछ बताएंगे? जनरली केरुंग में जो अकोमोडेशन का लेवल है, फैसिलिटीज है, कंपेयर टू न्यालम ज़्यादा है। टिल 2013 कैलाश मंसूर यात्रा जो हो रही थी वो न्यालम से ही हो रही थी। वो कोई ट्रेड पॉइंट भी ऐसा नहीं है मेजर कि वहाँ से काफ़ी सारा ट्रेड हो रहा हो, तो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे डेफिनेटली कम ही है। न्यालम ओपन क्यों हुआ? क्योंकि केरुंग का बॉर्डर है वो बंद हुआ, ठीक है, तो वहाँ से ट्रेड भी वहाँ से स्टार्ट किया नेपाल चाइना ने, और एंट्री एग्जिट भी वहाँ से न्यालम से हो रहा था। टाइम नहीं मिला वहाँ के लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए। होटल भी एक ही है, शीशाबंगमा। कैलाश के जितने भी यात्री गए होंगे वो शीशाबंगमा ही स्टे किया होगा। अगर ग्रुप लार्ज है तो फिर शीशाबंगमा में कुछ लोगों को एडजस्ट किया होगा, कुछ लोगों को कोई और होटल में एडजस्ट किया होगा। तो ये बात थी कि फैसिलिटीज़ है वो तो डेफिनेटली वहाँ पे न्यालम में कम ही थी। नेक्स्ट ईयर के लिए अगर बात करें तो जो ब्रिज है केरुंग वाला वो तो हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी वहाँ पे चालू ही है, और डेडलाइन है कि शायद दिसंबर एंड तक तो वो इन ऑपरेशन भी आ जाएगा। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर तो वो केरुंग से ही होने वाला है, लेकिन चांसेस है कि अगर ब्रिज का कोई इश्यू हो रहा है या तो तिब्बत टूरिज्म कोई कंसिडरेशन में ले रहा है तो न्यालम से भी हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। डू यू थिंक अभी भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है इन कंपेयर टू नॉन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स? डेफिनेटली ये बात तो हम बोल सकते हैं कि इंडियन लोगों को वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसके पीछे का जो रीज़न है ना वो है इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट का 1984 का एमओयूज। वो टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट की साइड से कुछ लोग थे, उसकी साइड से एक इनिशिएट हुआ था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा ओपन हो। 1984 में जब गवर्नमेंट की साइड से जो एमओयूज हुए थे उसमें एक क्लोज था कि ऑल द इंडियन ट्रैवलर्स शुड ट्रैवल इन तिब्बत टूरिज्म बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड व्हीकल, या तो तिब्बत टूरिज्म बोर्ड जो भी फैसिलिटीज दे रहा है उसी में वो अकोमोडेशन में भी वो स्टे करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे ही वो ट्रांसपोर्टेशन में ही वो ट्रैवल करेंगे। ये क्लोज था। दूसरी बात ये थी कि उसके लिए वो स्पेशली वो लोगों ने पिलग्रिमेज वीज़ा है वो निकाला। अभी क्या सिचुएशन हुई कि इन 2010 चाइना ने पूरे वर्ल्ड के लिए तिब्बत है वो ओपन कर दिया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो क्लोज है वो कंटिन्यू रहा। तो यही रीज़न है, अगर आप नॉन इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो मैं आपको वहाँ पे लैंड क्रूज़र में भी या तो मर्सिडीज़ के व्हीकल में भी आपको मैं ट्रैवल करवा सकता हूँ। लेकिन आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो तिब्बत टूरिज्म बोर्ड के जो ऑथोराइज्ड व्हीकल है, ऑथोराइज्ड काउंटर पार्ट्स है, उसके थ्रू ही हमें पूरा का पूरा जर्नी है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। इवन देखा जाए तो वीज़ा में भी बहुत फ़र्क है। नॉन इंडियन पासपोर्ट होल्डर है वो अपने कंट्री में ही वीज़ा लेके आए, सीधा वो चाइना में एंट्री ले सकते हैं, और हमें यहाँ पे ग्रुप वीज़ा लेना होता है। और थोड़े डिफरेंस तो है ही नॉन इंडियन और इंडियन में। ऐसी कोई सिचुएशन बनी है जहाँ वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो किसी पर्सन का, या तो आया ही ना हो? कैलाश में कितने पार्ट है? लाइक 4 परमिट्स देन वीज़ा। परमिट जनरली आ जाती है, परमिट में कोई इशू नहीं आता है। सरप्राइजिंगली ऐसा भी है कि इस बार 3 ट्रैवलर्स थे जो 70 अबव थे, वो लोगों ने ट्रैवल किया था। एक हमारे भी थे, बाकी एक मुंबई की एजेंसी थी और एक थी साउथ की। वीज़ा में रिजेक्शन होता है अगर आप कोई भी डिफेंस के रिलेटेड काम से कनेक्टेड हो, वो टाइम पे आपको मेंशन करना होता है वीज़ा फॉर्म में। अगर कुछ रीज़न से आपने मेंशन नहीं किया है, या तो कुछ ऐसी चीज़ है जो वीज़ा फॉर्म में आपको पूछी गई हो और आपने मेंशन नहीं की है, आपने डिक्लेयर नहीं की है, तो वो हिसाब से आपका वीज़ा है रिजेक्ट होने के चांसेस है।
कैलाश सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट भी है, फिर चाहे वो एडवेंचरस बेसिस पे ही क्यों ना हो। सो फॉर एग्जांपल डोलमाला पास, सो वो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? जनरली कैलाश में 3 टाइप के लोग आते हैं। एक है स्पिरिचुअल, एक है रिलीजियस और एक है ट्रैकर्स। स्पिरिचुअल लोग हैं, वो बोलते हैं कि जो कैलाश है वो पृथ्वी का सहस्त्रार है, और अपना जो मेडिटेशन का लेवल है वो ऊपर लाने के लिए भी वो वहाँ पे आते हैं। या तो मानते हैं कि अपने अध्यात्म में वो उसे आगे बढ़ना है, कोई भी हिसाब से कैलाश है उसका एनर्जी उसको बेनिफिट कर रहा है, तो वो लोग हैं। एक तो स्पिरिचुअल हो गया, दूसरे हुए रिलीजियस पीपल। रिलीजियस में कौन आता है? एक तो हमारे सनातनी, फिर जैन लोग, फिर बुद्धिस्ट एंड बोन लोग। तीसरे आते हैं ट्रैकर्स लोग। लाइक एवरेस्ट बेस कैंप है, उसका जो अल्टीट्यूड है वो 5350 के आसपास है। वहीं पे अगर डोलमाला पास की कंपेयर करें तो वो है 5620 मीटर। दूसरी बात यह है, अगर आप ईबीसी जा रहे हो तो आप वहाँ पे अल्टीट्यूड में एक्लेमेटाइज होते 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 आप आगे बढ़ते हो। कैलाश में क्या है कि 4800 मीटर तक तो आपको बस लेके चला जाएगा। उसके बाद आपको 3 दिन में ये जो ट्रैक करना है, फर्स्ट डे आप जा रहे हो दिरापुक, वो भी 4800 मीटर के आसपास है। और फिर डोलमाला पास, लाइक 4800 मीटर से 5630 मीटर, 5620 मीटर, एंड अगेन टू जुथुलपुक 4300 मीटर। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है कैलाश यात्रा में वो काफ़ी चैलेंजिंग है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं डोलमाला करना एक अचीवमेंट है। डोलमाला करना तो डेफिनेटली अचीवमेंट है। और जैसे मैंने बोला कि ट्रैकर्स लोग भी ये कर सकते हैं कंसिडर करके, लेकिन आप आइए, एक आस्था भी आपको वहीं से जुड़ी जाएगी। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं कि ये मेरे लिए ट्रैकिंग है, लेकिन मैंने फिर ऐसा भी सुना है, मैंने भगवान को देख लिया। जैसे एग्जाम्पल? मुझे आज भी वो कन्वर्सेशन याद है। ऋषभ भाई 24 जुलाई वाली बैच में थे, मैं भी वो बैच में गया था। अहमदाबाद से ही है वो। अराउंड 19 या तो 20 जून के आसपास हम मिले थे आफ्टर ऑफिस टाइम, चाय पी रहे थे। और वो टाइम पे उसने मुझे बोला, मैं भगवान में मानता नहीं हूँ, मैं वहाँ पे इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे ट्रैकिंग करना है, मुझे डोलमाला जाना है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, आपका जो ये स्टेटमेंट है वो सेम नहीं होगा आने के बाद, कुछ तो आपको मिलेगा। मानसरोवर पे जब कैलाश के फर्स्ट दर्शन होते हैं वो टाइम पे उसकी आंखों में भी आंसू आते थे। चलो ये तो नॉर्मल था। फिर रात को दिव्य ज्योत के दर्शन के लिए वो जाते हैं, पूरा ग्रुप गया था। सडनली वो आते हैं और मुझे जगा के बोलते हैं, मोहित भाई भगवान है, भगवान है। मैंने बोला क्या हुआ? तो उसने बोला मैंने सच में अभी भगवान को देख लिया। कि मैं ये मान रहा था कि मैं नास्तिक हूँ पूरा, मुझे भगवान में श्रद्धा नहीं है। वर्ड्स भी उसने ऐसे बोले थे कि जिसको मैंने देखा नहीं है ना, वो उसको मैं मानूंगा नहीं। दिव्य ज्योत के जो दर्शन हुए ना, उसके बाद उसका जो पर्सपेक्टिव है ऋषभ भाई का, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया था। और वो बोल रहे थे कि अभी है कि भगवान है। फिर ऋषभ भाई ने वहाँ पे चरण स्पर्श भी किया। और आफ्टर 5 years फर्स्ट इंडियन की जिन्होंने कैलाश के नॉर्थ फेस पर चरण स्पर्श किया और पूरा परिक्रमा भी किया। हमने ऋषभ भाई की तो बात कर ली, आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब पहली बार 5 साल बाद इतना वेट करने के बाद जब फर्स्ट टाइम कैलाश को देखा? आई वॉन्ट टू डू कैलाश 108 टाइम। इन 2019 जब मैं वापस आ रहा था कैलाश के नॉर्थ फेस से, जब मैं निकला वहाँ पे, फिर हमारा ग्रुप फोटो था मानसरोवर पे, आपको कैलाश दिखता है और ग्रुप फोटो होता है। वो टाइम पे दिमाग में था कि चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट ईयर। और एक थॉट भी था दिमाग में कि मैं तो यहाँ पे आ ही पाऊँगा, क्योंकि हर साल मिल के कोई ना कोई ग्रुप के साथ तो मैं आ ही जाऊँगा।
लेकिन ये नहीं सोचा था कि 5 साल वो नहीं बुलाएगा। तो डेफिनेटली कि एक लंबा अंतराल तो हो ही गया। और 5 साल के बाद जब आया मानसरोवर पे, जब मुझे पहला विजुअल्स मिला, तो वो टाइम पे था, सबसे पहले दिमाग में यही आया कि 5 साल लगा दिए बुलाने में। और वो टाइम पे जो आंखों में से आंसू निकले थे, वो कुछ यात्रियों ने देखे थे। लेकिन साइलेंटली जब भी मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मानसरोवर पे या कैलाश के आसपास जब मैं होता हूँ, तो वो टाइम पे ग्रुप को तो मैनेज करना ही है, लेकिन अपने लिए भी कुछ टाइम वहाँ पे मैं स्पेयर करूँ। और कैलाश के एनर्जी में, कैलाश के ओरा में वो टाइम में स्पेंड करूँ। कैलाश का जो नॉर्थ फेस है, फिर इस बार तो कैलाश का साउथ फेस है, वो भी जाने को मिला, क्योंकि अष्टपद है वो भी आफ्टर 7 to 8 years के बाद रिज्यूम हुआ है। तो बोल सकते हैं कि वहाँ पे इस बार जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, उसमें एक कॉमन चीज़ थी, एक आंसर, क्यों आता हूँ मैं कैलाश और क्यों मुझे करना है कैलाश। इन 2018 जो रियलाइजेशन हुआ था, वो तो शायद मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे था कि मुझे आना है। क्यों आना है उसका आंसर नहीं था, लेकिन वो अभी क्यों आना है ना, उसका आंसर मुझे इस बार मिल गया। तो क्या आंसर मिला? शिव गीता के दूसरे अध्याय में एक बार पढ़ा था कि इंसान का जो शरीर है, वो शरीर कभी कोई चीज़ का भोगता नहीं होता है, कि जो भी होता है उसको शरीर से कुछ लेना देना नहीं होता है। सेम चीज़ होती है आत्मा से। आत्मा है, वो भी कोई चीज़ के लिए आप जो भी कर्म कर रहे हो उसके लिए, वो जो सुख या दुख का जो भोगी होता है ना, वो आत्मा या तो शरीर नहीं होता है। उसका कौन होता है पर्टिकुलरली, जो भी सुख दुख जो भी हो रहे हैं, ठीक है। उसमें एक आंसर लिखा था कि मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त, ये 4 चीजों का चतुष्टय, तो उसको बोलते हैं अंतःकरण। जो भी चीजें होती है, अभी आपको कुछ भी लाइक कैलाश जा रहे हो, तो वो टाइम पे आपका जो बॉडी है वो भी चैलेंजेस को फेस तो कर ही रहा है, लेकिन जो भी फील करता है ना, वो अंतःकरण होता है। इंसान क्यों करता है, रिलीजियस क्यों होता है, स्पिरिचुअल क्यों होता है, एक अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो एक तो है कि कैलाश क्यों जाना है, तो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण क्यों बनता है? मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त, उसका चतुष्टय। मतलब कि ये अगर आपके साफ हो गए, लाइक आपका मन है, बुद्धि है, अहंकार है और आपका चित्त है, ये साफ हो गया, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको जो भी अपने लाइफ में फेस हो रहे हो गए, उसमें आपको सॉल्यूशन, उसके आंसर मिल जाएगा। एक यात्री ने मुझे बोला था कि आप कैलाश आ रहे हो तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वेदर यू टच द डिवाइन, द इम्पोर्टेंट इज वेदर डिवाइन टच यू और नॉट। सो आप वहाँ जा रहे हो तो सिंपल चीज़ है। काफ़ी लोग मैंने देखा है कि चरण स्पर्श में भागते हैं, चरण स्पर्श करने के लिए इतने उत्सुक होते हैं कि मुझे ये करना ही है, करना ही है, लेकिन वही चीज़ में वो भूल जाते हैं कि कैलाश का एरिया का जो एनर्जी है वो उसे फील नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे कुछ मेडिटेशन ये सब कुछ करो, कुछ नहीं होगा। तो पहले तो अपना जो गोल है, आपको क्यों कैलाश जाना है, वो आपको डिसाइड होना चाहिए। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, परिक्रमा और चरण स्पर्श? दोनों में से मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं। कैलाश के एरिया में आ जाओ, आपको अगर शांति से बैठ जाओगे ना, आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या है यहाँ पे। और दूसरी बात ये भी है कि अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। कुछ लोगों को परिक्रमा करना है, कुछ लोगों को चरण स्पर्श करना है। किसी की आस्था पर कुछ भी हमें नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कैलाश के एरिया में बैठो, जितना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकते हो आप करो, क्योंकि सारे यात्रियों ने भी ये देखा होगा कि मानसरोवर पे हो, नॉर्थ फेस पर हो, वहाँ पे मैं वो टाइम पे एक जगह तो साइड में चला जाता हूँ और ट्राई करता हूँ कि मेडिटेट हो मेरे से। तो आप वहाँ पे जाते हो तो ट्राई करो कि आप अपने आप को टाइम दो। इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए। फिर आप परिक्रमा कर रहे हो, चरण स्पर्श कर रहे हो, ये आपका कॉल है, वो आपको करना है नहीं करना है। लेकिन
एटलीस्ट अपने आप को तो टाइम दो पहले। बहुत लोगों को चरण स्पर्श बहुत इजी लगता है। जितने लोगों से मैंने बात की उनमें से काफी ऐसों को लगता है बस जाना है, टच करना है, वापस आ जाना है। एक्चुअल में रियलिटी क्या है चरण स्पर्श की, वो थोड़ा आप क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। निशा, थोड़े टाइम पहले हमने पूछा था कि इंडियंस के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है। मैं उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कवर करना भूल गया था। वो बात थी ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन। वहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन है ही है, प्लस चरण स्पर्श वाली जगह मानसरोवर पे डिप नहीं लगाना, फिर तीर्थपुरी, ये सारी जगह है कि जहाँ पे इंडियंस नहीं जा सकते। पर्टिकुलरली अगर अभी चरण स्पर्श के पार्ट में आए तो ऐसा है कि चरण स्पर्श इज प्रोहिबिटेड एरिया। जनरली मेरे हिसाब से प्रोहिबिटेड एरिया एंड लीगली बैन एरिया, दोनों में डिफरेंस है। एंड वी गुजरातीज नो हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। चरण स्पर्श है, डिफिकल्ट तो है, लेकिन जा नहीं सकते ऐसा भी नहीं है। लास्ट कन्वर्सेशन में हमने बोला था कि हमारा 4 बैच है वो चरण स्पर्श के साथ होता है। इन 2026 और 4 बैच हमारे चरण स्पर्श के होने ही वाले हैं। बट नेक्स्ट ईयर जो है वो फायर हॉर्स ईयर है। शायद हमें दिरापुक में 2 नाइट का अकोमोडेशन ना भी मिले, क्योंकि इतना रश होने वाला है। और दिरापुक में अकोमोडेशन का जो कैपेसिटी है वो करीबन अभी 1500 के आसपास है। तो एक तो चीज़ है कि चरण स्पर्श है, उसके लिए एक तो प्लानिंग सटीक होना चाहिए, आपके कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए, तो ही चरण स्पर्श हो सकता है। अगर आप ऐसे ही चले गए प्रोहिबिटेड एरिया में तो उसके कंसिक्वेंसेस आने ही वाले हैं। तो पहली बात कि जहाँ से भी जा रहे हो चरण स्पर्श के लिए, एक बात इंश्योर कीजिए कि वहाँ पे अकोमोडेशन पहले तो कौन सा है। आप जहाँ से जा रहे हो वो लोग आपको ऐसा बोल रहे हैं कि हम ले जाएंगे, या तो ऐसा बोल रहे हैं कि आप चले जाना। दोनों में बहुत डिफरेंस है। और तीसरी बात कि चरण स्पर्श का जो टेरेन है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अभी मैंने जो बोला कि अगर कोई एजेंसी आपको लेके नहीं जा रही है तो इसका मतलब क्या है। आप वहाँ पे जा रहे हो, चरण स्पर्श के रास्ते में काफ़ी ऐसी दरारें आई हुई है। अगर उस पर रिसेंट स्नोफॉल हो गया है, कच्चा बर्फ़ है वहाँ पे, हो सकते है कि आप पैर रखो और आप नीचे चले जाओ। 2 से 2.5 फीट की दरारें ज़मीन में पड़ी हुई है। तो अगर एक्सपीरियंस गाइड नहीं है आपके पास, मत जाओ, अकेले तो मत अटेम्प्ट करो। तो अगर कोई बोल रहा है कि आप अपने हिसाब से चरण स्पर्श जा सकते हो तो रिस्की तो है। और अभी चैलेंजेस क्या है उसकी बात करते हैं। चरण स्पर्श के लिए दिरापुक में 2 नाइट का अकोमोडेशन मैंडेटरी है। अगर कोई भी एजेंसी आपको ऐसा बोल रही है कि आप 3 दिन का परिक्रमा करिए, दिरापुक पहुंचिए और सेम डे आप चले जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। चरण स्पर्श के लिए आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे लगने ही वाले हैं। एक और बात, हमने इस बार 4 बैच चरण स्पर्श की रखी थी, लेकिन इसमें से एक बैच हमने नहीं की चरण स्पर्श, क्योंकि जो चौथी बैच हमारी चरण स्पर्श करने वाली थी उसके 2-3 दिन पहले ही वहाँ पे हेवी स्नोफॉल हुआ था, और उसी के कारण वहाँ पे बर्फ के माउंटेन्स हो चुके थे, सेफ नहीं था। मैं पर्टिकुलरली हमारी 4 सितंबर की बैच की बात कर रहा हूँ। वो बैच को हमने जब वो मानसरोवर पहुंचे थे वो टाइम पे उसका चरण स्पर्श हमने कैंसिल किया था। रीज़न यही था कि वहाँ पे जो एरिया था, रोड था, वो एक्सेसिबल ही नहीं था पर्टिकुलर चरण स्पर्श जाने के लिए, तो हमने कैंसिल किया था। एक तो आपका फिजिकल फिटनेस है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप रेडी हो कि आप पूरा का पूरा परिक्रमा विदाउट हॉर्स कर सको तो ही आप चरण स्पर्श कीजिए। और आपकी एज जो है वो बिलो 50 हो तो ही आप चरण स्पर्श कीजिए। लास्ट टाइम तो हमने बुकिंग ओपन रखा था, जितने भी लोग हैं उसको हम चरण स्पर्श में ले रहे थे कि कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब वहाँ जाके लोगों ने चरण स्पर्श देखा और वो टाइम पे लोगों के मन में जो डिससेटिस्फेक्शन आया ना, वो पर्टिकुलर डिससेटिस्फेक्शन देख के हमें लगा कि चरण स्पर्श के लिए कुछ क्राइटेरिया तो होने चाहिए। और वही रीज़न है कि इस बार हम 3 से 4 कंडीशंस रखने वाले हैं। अगर वो फुलफिल हो रहा है तो ही हम चरण स्पर्श में बैच में आपका बुकिंग लेंगे। बाकी तो है
कि चरण स्पर्श होता तो है, क्षमता होनी चाहिए करवाने की। सटीक प्लानिंग होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो ना हो। मैंने जो स्टार्टिंग में बोला ना कि सटीक प्लानिंग तथा अटूट श्रद्धा आस्था अगर है तो असंभव को भी असंभव कर सकता है। और हम ही थे पहली बैच जो अष्टपद करके आई थी। हमारी ही बैच थी पहली जो चरण स्पर्श करके आई है। सबसे फर्स्ट बैच बाय रोड जाने वाले हम थे। वो जो मोमेंट था उसके बारे में आज हम कुछ बात करते हैं। फर्स्ट बैच एक्चुअली जो सपोर्ट वो बैच से मिला है वो काफ़ी इम्प्रेसिव था। जब हमने 25 मई 25 को परमिट के लिए अप्लाई किया, वो बैच को हमने बोला था कि डेट अभी तक फिक्स नहीं है। 20 जून हमारे पास आया हुआ है कि 20 जून से ऑफिशियली एंट्री ओपन हो रहा है। शायद डिले भी हो सकता है, बट वी आर ट्राइंग कि हमारा जो एंट्री है वो 20 जून पे हो जाए। अभी वो बैच भी इतना सपोर्टिव था कि सभी लोगों ने यही बोला था कि अगर हमारा बैच फर्स्ट है, कोई भी डेट आ जाए मोहित भाई आप बोल देना, हम आ जाएंगे। किसी का फ्लाइट टिकट बुक नहीं है, कुछ नहीं है, प्लानिंग भी नहीं है, सब लोग प्रिपरेशन करके बैठे हुए हैं, शॉपिंग करके बैठे हुए हैं और रेडी है, आप जब बोलोगे तब हम निकल जाएंगे। और वैसे हमारा जो फर्स्ट बैच है वो ऑपरेट हुआ था। जब परमिट आया मैंने ग्रुप में डाला तो वो जो मोमेंट था, हमने एक जीमिट रखा था और जीमिट में लोगों के एक्सप्रेशन जो बाहर आ रहे थे वो भी तक फाइनली हमारा जो परमिट है वो आ चुका है। और उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई किया। इस बार तो वैसे भी हमने हमारे सारे बैचेस को एक्सप्रेस वीज़ा ही अप्लाई किया था, तो वीज़ा के लिए अप्लाई किया। 4 दिन का जो गैप था, परमिट जिस दिन आया उसके नेक्स्ट डे ही सब लोगों ने फ़्लाइट बुक किया और काठमांडू पहुंच गए थे। फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट होता है। सपोर्ट तो ऑलरेडी मुझे दिख चुका था। मुझे अभी याद है कि 34 यात्रीज थे इंक्लूडिंग मी, और मेरा भी था ये कि फर्स्ट बैच में मैं जा रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें अगर मुझे भी समझ में आती है तो वो हिसाब से हमारी नेक्स्ट बैचेस में हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई चेंजेस चाहिएगा तो वो भी करेंगे। और पहला बैच हमारा गया। फर्स्ट मोमेंट जब जो केरुंग का जो ब्रिज था, फ्रेंडशिप ब्रिज, वहाँ पे हम वेट कर रहे। 1 घंटा तो हमने वेट किया होगा। वो टाइम पे भी जो ग्रुप था इतना एनर्जेटिक था कि सबने वहाँ पे गरबा चालू कर दिया था, नेशनल फ्लैग वहाँ पे वेव किया था और ग्रुप फोटोज़ और काफ़ी सारे चीज़ें आई थी। प्लस बैच था चरण स्पर्श का, तो फर्स्ट बैच कि जिसने चरण स्पर्श भी किया और वो टाइम पे जो लोगों के एक्सप्रेशन आए हैं इंक्लूडिंग मी, तो एक्सपीरियंस तो वो काफ़ी अमेजिंग था। हमारी ये वन ऑफ द बैच थी जिसमें 100% एक्यूरेसी थी परिक्रमा की। ऐसा कोई भी नहीं था जिसने परिक्रमा कंप्लीट ना की हो। सभी लोगों ने परिक्रमा की, 10 लोगों ने चरण स्पर्श तक किए और जितने रिमेनिंग थे वो छोटा चरण स्पर्श तक तो जाके ही आए। प्लस उसमें एक 12 साल की बच्ची भी थी जिसने परिक्रमा कंप्लीट की। सो इट वाज कमेंडेबल। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। थैंक यू निशा। और मैंने सारा का सारा ग्रुप फिट हो, प्लस सारा का सारा ग्रुप एक दूसरे को हेल्प करता हो, ऐसा भी काफ़ी कम देखा है मैंने। ये जो ग्रुप था इतना सपोर्टिव था कि अगर कोई एक यात्री का मोरल डाउन हो रहा है तो दूसरा साथ में खड़ा ही है कि करना तो है ही। इवन चरण स्पर्श का मोमेंट भी मुझे याद है कि हम निकले थे चरण स्पर्श के लिए, जब रिजर्व डे हमने चरण स्पर्श का रखा था वो टाइम पर। हाँ, एक बात थी कि उसमें से 3 लोगों को मैंने ही फर्स्ट लेवल पर रोक दिया था कि ब्रीदिंग है वो भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, सांसें फूल रही थी, तो मैंने रोक भी दिया था। बाकी के लोग आगे गए थे, डिवीज़न उसमें कर दिया था कि 2 ग्रुप में आगे जा रहे हैं। पेस वाले जो है वो आगे जा रहे हैं, जो उसका पेस पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जो ऑपरेशन हुआ था, एग्जीक्यूशन हुआ था, वो भी शेरपास के साथ ही था। कुछ चैलेंजेस भी आए थे कि जो 10 यात्री थे
वो चरण स्पर्श करके आए थे। जो अटेम्प्ट किया था वो 25 लोगों ने किया था, उसमें से 10 लोगों ने तो टच किया, बाकी के जो लोग थे वो एटलीस्ट छोटा चरण स्पर्श से वहां तक जाके आए। कुछ यात्री में ऐसा भी था कि यहाँ से बैकअप टीम भी हमने रखी थी कि शायद उसको डिले होता है, कुछ चैलेंजेस आते हैं तो बैकअप टीम भी भेजनी पड़ेगी शायद चरण स्पर्श तक कि उसको वापस लाने के लिए। लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ और सभी लोगों ने चरण स्पर्श तो किया ही किया। नेक्स्ट डे सभी लोगों ने डोलमाला पास भी किया। तो परिक्रमा 100% सक्सेस रेट, और इसी के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा का जर्नी 2025 के लिए स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट बैच है एकदम मेमोरेबल तो है ही है, लेकिन जो सपोर्ट वो बैच की साइड से मिला था वो काफ़ी कमेंडेबल था। स्पेशल बैच। हाँ, स्पेशल बैच। पर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बी द वन ऑफ द लीडिंग टूर ऑपरेटर फॉर कैलाश। 16 बैचेस हमने ऑपरेट किए, 700 to 900 प्लस यात्रीज हमारे साथ जुड़े हुए थे इस साल। वो जो एक्सपीरियंस था इतने सारे लोगों को यात्रा करवाना, वो बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आता है। इट वॉज नॉट ईजी। उसको कुछ आप डिस्क्राइब कीजिए। पहली बात तो निशा, ये जो वन ऑफ द लीडिंग कैलाश मानसरोवर यात्रा टूर ऑपरेटर बनने का जो जर्नी है और वो जो सक्सेस है वो ओवरनाइट तो है नहीं, इसके पीछे सालों की मेहनत है। हर एक यात्री को सुरक्षित एवं सेटिस्फेक्शन के साथ वापस लाने की जो पवित्र कैलाश क्षेत्र की प्रतिबद्धता है ना, वही उसका रीज़न है। थैंक्स टू आवर टीम ऑल्सो। काफ़ी कुछ इंसिडेंट तो अभी मुझे याद है कि वो इंसिडेंट जब मैं याद करता हूँ ना, तब मुझे लगता है कि यस, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एजेंसीज। तो एक तो टीम वर्क है हमारा, फिर जो एक्सपीरियंस है, लाइक बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस एंड टैलेंट, ये दो चीज़ का जब समन्वय होता है तो वो टाइम पे जो आउटपुट निकलता है वो एक अलग ही होता है। तो मेरे जो फादर का जो विजन था, मिशन था, उसकी लेगेसी को मैं कंटिन्यू करके अपना जो एक्सपीरियंस है, लाइक आई डिड कंप्यूटर इंजीनियरिंग देन मास्टर इन टूरिज्म, तो वहाँ से जो मुझे नॉलेज मिला है वो कंबाइन कर रहा हूँ अपने फादर के एक्सपीरियंस के साथ। तो उसके हिसाब से जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसका ही रिजल्ट आ रहा है कि हम कैलाश में कुछ बेटर कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा, सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है हर एक यात्री का हम पर विश्वास। तो थैंक्स टू एवरी कैलाश यात्री जिन्होंने हम पर विश्वास रखा और अपनी कैलाश यात्रा के लिए हमें एज ए मीडियम चूज किया। क्योंकि मैं सिंपल एक बात मानता हूँ, व्हेन आई जॉइन दिस बिजनेस, मेरे फादर ने एक लाइन बोली थी, वी आर जस्ट मीडियम। हम उस यात्री को अपने ईश्वर से मिलवाने का जो राह है उसको इजी कैसे कर सकते हैं, हमें यही सोचना है। कैलाश इज नॉट जस्ट अ बिजनेस, वो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एवं फेथ। माउंटेन टफ है, वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, परमिट्स, वीज़ा, उसके रूल्स भी काफ़ी टाइम चेंज हो जाते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि कैलाश का जो जर्नी है उसमें चैलेंजेस तो काफ़ी सारे हैं, और कैलाश इट्स अ कॉलिंग। भगवान शिव अपने यात्री को, अपने भक्त को वहाँ पे बुलाता है, और ये जो यात्रा है उसमें शामिल है विश्वास, आंसू तथा आशीर्वाद। और ये तीनों के साथ जब कोई यात्री कैलाश के सामने हर हर महादेव बोलता है तो वो हमें रिमाइंड करवाता है कि यही है जिसके लिए हम काम करते हैं। कैलाश का जो ये सफ़र रहा, बोल सकते हैं कि सभी यात्री का विश्वास एवं भगवान शिव की कृपा, यही है रीज़न कि हम अभी वन ऑफ द लीडिंग कैलाश मानसरोवर यात्रा टूर ऑपरेटर है। लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी में। आप एक यात्रा में आते हैं तो वो जो फैसिलिटी टर्म यूज़ होता है कि हमें क्या फैसिलिटी मिलेगी, उस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेशन रखना और एक बेसिक एक्सपेक्टेशन रखना, उसमें बहुत फ़र्क है। तो उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो
अकोमोडेशन के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इन 2025 अकोमोडेशन जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। केरुंग में, सागा में, ताकलाकोट में, दारचेन में, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे होटल्स अभी मिलेंगे। डबल शेयरिंग मिलेगा। पहले क्या था कि केरुंग में, सागा में आपको ट्रिपल शेयरिंग मिल रहा था। अभी इस साल थ्रू आउट द जर्नी आपको वहाँ पे डबल शेयरिंग मिला है। ब्रिज कोलैप्स का जो इश्यू हुआ वो टाइम पे न्यालम में ट्रिपल शेयरिंग मिल रहा था, बट वहाँ पे जो होटल है वही एक ही है, लिमिटेड अकोमोडेशन है, तो कोई ऑप्शन नहीं था। बाकी अगर देखने जाओ तो मानसरोवर, दिरापुक एंड जुतुलपुक, वहाँ पे मानसरोवर में कुछ कुछ बेचिस में हमने इस बार अटैच वॉशरूम वाला रूम दिया था, लेकिन वो कुछ ग्रुप को ही मिला था, सभी ग्रुप को नहीं मिला था। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है वो, ठीक है। फिर दिरापुक में हमने बेस्ट ट्राई की कि हमारे सभी ग्रुप को व्हाइट हाउस तथा शीशा भंगवा होटल ही मिले। जुतुलपुक में भी हमने व्हाइट हाउस दिया। जनरली व्हाइट हाउस एंड शीशा भंगमा ये कैलाश के नॉर्थ फेस के एकदम नज़दीक है। कुछ कुछ जगह, कुछ कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि पीछे जो मोनेस्ट्री है वहाँ पे काफ़ी लोगों ने अकोमोडेशन दिया है, जो एकदम बेसिक है। हम अपने हिसाब से बेस्ट ट्राई करते हैं कि आपको सारे जगह पे अकोमोडेशन है वो अच्छा मिले। पर्टिकुलर मानसरोवर, दिरापुक एंड जुतुलपुक, वो टाइम पे आपको फैसिलिटीज़ काफ़ी कम मिलने वाली है। दिरापुक में आप बैठे हो, वो टाइम पे आप भगवान शिव को, कैलाश को देखने के बजाय अगर आपका ध्यान लग्जरी में है, अकोमोडेशन में है, देन ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि आपको शायद कैलाश नहीं आना चाहिए। आप 4 बार यात्रा करके आए 2025 में, और इससे पहले भी आपने यात्रा की है। टोटल 7 बार आपकी यात्रा हो चुकी है, और आपने हर एक मंथ में यात्रा की है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इवन सितंबर। तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट मंथ आपके लिए कौन सा था यात्रा करने के लिए? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ निशा, 16 बैचेस हमने ऑपरेट किए, एक बैच बताओ जिसने परिक्रमा नहीं की। 0। सभी बैच ने परिक्रमा की। जब भी परमिट आता है वो टाइम पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपका डेट है, आपका जर्नी है, वो कौन से टाइम से होने वाला है। इस बार हमने ये वेदर फोरकास्ट एवं एआई टूल का यूज़ किया है कि वो कैलाश के एरिया में कैसा वेदर रहने वाला है, और स्नोफॉल, विंड, ये सब कुछ हमने कंसिडर किया है, और बाद में हमारा जो जर्नी है वो हमने स्टार्ट किया है। टेक्नोलॉजी के साथ अगर आपका जर्नी प्लान करोगे तो सीधी बात है, परिक्रमा तो आपका होने वाला है। अगस्त, सितंबर, ये मुझे अभी भी याद है। इवन अगस्त की बैच में तो मैं भी गया था। मैं जब गया था वो टाइम पे बारिश थी, काफ़ी लोगों ने परिक्रमा नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो वो टाइम पे दिरापुक से आपको आगे जाने ही नहीं देते हैं। हमारा बैच जा रहा है, पूरा परिक्रमा कर रहा है, और हम जब रिटर्न आ रहे हैं, सागा आ रहे हैं, वो टाइम पे हमें न्यूज़ आ रहा है कि आज फिर से बारिश हो गया, दिरापुक से बंद कर दिया है। तो पर्टिकुलर वही बफर टाइम था कि जिसमें हमने परिक्रमा भी किया। कोई भी मंथ आप चूज़ करो, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि अभी तो टेक्नोलॉजी है, तो वो हिसाब से अगर आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कब जाना है। Since you have traveled both ways, helicopter by road, which one do you think सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है परिक्रमा करने के लिए, बाय रोड या बाय हेलीकॉप्टर? एक सीधी बात है, अगर आप चैलेंजेस फेस करना नहीं चाहते हो, बाय रोड में आ जाओ। इस बार हमने बाय रोड के जितने भी बैचेस ऑपरेट किए हैं, कोई इश्यूज नहीं आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई डिलेज नहीं हुआ है। हेलीकॉप्टर में क्या है कि अगर आप नेपालगंज पहुंचते हो, नेपालगंज से सिमिकोट का जो आपका फ्लाइट है वो भी डिले होने के चांस है। डिले कब होता है? जब वेदर है वो ख़राब होता है। एक तो छोटे छोटे प्लेन है 16 सीटर वाले, अगर वो सिमिकोट में लैंड नहीं कर पाएंगे, सिमिकोट का वेदर ख़राब है, तो नेपालगंज से फ्लाई ही नहीं करेगा। अल्टीमेटली आप नेपालगंज में भी रुक सकते हो, फिर आया सिमिकोट। अगर सिमिकोट में आप पहुंच गए, सिमिकोट से फिर हिल्सा का हेलीकॉप्टर का जो रूट है, वो टाइम पे अगर वेदर ख़राब है तब वहाँ पे अटक गए।
हिल्सा पहुंचने के बाद आप सीधा ताकलाकोट जा रहे हो। अभी आपके ग्रुप में सपोज कि 32 लोग हैं, परमिट एक तो इश्यू होता है 20 लोगों पर, तो बाय डिफॉल्ट 21 लोग तो होने ही चाहिए। परमिट होता है 20 पर, 21 लोग हम सेफर साइड रखते हैं। 21 लोग तो होने ही चाहिए फॉर ऑपरेशन। राइट। अभी प्लेन है वो 16 सीटर है। अगर नेपालगंज से सिमिकोट आप फ्लाई कर रहे हो, पहला प्लेन चला गया, दूसरा प्लेन अगर फ्लाई नहीं कर पाया तो क्या होगा? नेपालगंज में थोड़े लोग रह जाएंगे, थोड़े लोग हो गए सिमिकोट में। सेम सिचुएशन आ गया, सिमिकोट से हिल्सा तक हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है, वो टाइम पे कुछ लोग हो गए हिल्सा में, कुछ लोग हो गए सिमिकोट में। थ्रू आउट द जर्नी आपको वेदर अच्छा मिल रहा है, पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ जा रहा है, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर ऐसा डिवीजन हो गया, लाइक नेपालगंज में थोड़े अटक गए, थोड़े सिमिकोट में अटक गए, थोड़े हिल्सा में अटक गए, और फिर आता है एंट्री। एंट्री के लिए तो सब लोग साथ में चाहिए। जब तक साथ में सब लोग नहीं हो गए, तब तक जो लोग पहले हिल्सा चले गए हैं वो हिल्सा में ही स्टे करेंगे। हिल्सा में है क्या? बेसिक अकोमोडेशन। वो आप 2 स्टार भी नहीं बोल सकते, 1 स्टार बोल सकते, या तो उनके कोई स्टार कैटेगरी भी नहीं बोल सकते, एकदम गेस्ट हाउस ही है। वहाँ पे अटैच वॉशरूम आपको मिलता है, लेकिन पानी भी गर्म करके बाहर से आपको लेके जाना होता है। गीजर का फैसिलिटी से भाई इस बार आ रहा है धीरे धीरे, तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या होता है। लेकिन जितने भी लोग हिल्सा में अटक गए हैं, या तो फिर हिल्सा से रिटर्न आते टाइम, हिल्सा से सिमिकोट जब आप आ रहे हो वो टाइम पे फ्लाई नहीं हो रहा है, तो आप हिल्सा में ही स्टे कर रहे हो, तो ये जो चैलेंजेस है ना, सेम सिमिकोट में भी फैसिलिटीज ज़्यादा नहीं है। तो सिमिकोट एंड हिल्सा ये 2 ऐसे प्लेस है कि जो कंप्लीट डिपेंड है हेलीकॉप्टर एंड छोटे फ्लाइट पर, और वो है वेदर के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। अगर वेदर खराब है, हो सकता है कि आपको 1 वीक तक भी वहाँ रुकना पड़े। तो अगर आप चैलेंजेस के लिए रेडी हो तो आप हेलीकॉप्टर का रूट चूज कीजिए। दूसरी बात, अगर आप नेपालगंज से स्टार्ट कर रहे हो और आपका जर्नी है कि आप नेपालगंज से सिमिकोट जा रहे हो, सिमिकोट से हिल्सा, देन ताकलाकोट, देन मानसरोवर, अभी आप 4 या 5 दिन अटक गए सिमिकोट में, हिल्सा में जाते टाइम, सीधा आप नेपालगंज से पहुंचोगे हिल्सा, वहां पे नाइट स्टे करके सीधा आप पहुंचोगे मानसरोवर। आपका बॉडी एक्लेमेटाइज होगा, और अगर आपका जो प्री प्लान रूट है वो हिसाब से आप जा रहे हो, तो आपका जर्नी कितना डिले होगा? कैलाश में आपको पूरा का पूरा परिक्रमा करना है, आपको पूरा का पूरा एश्योरेंस चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आपको फैसिलिटीज़ है वो अच्छी चाहिए, आप बाय रोड चूज़ कीजिए। हेलीकॉप्टर का जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा है, तो हेलीकॉप्टर में हम ऐसे ही लोग देखते हैं कि जो लोग कैपेबल है, क्योंकि जो लोग अपना सालों का सेविंग करके कैलाश करते हैं ना, वो कभी हेलीकॉप्टर चूज़ नहीं करते हैं। वो सीधा यही देखेंगे कि मुझे कहाँ से चीपेस्ट रेट मिल रहा है, मैं पर्टिकुलर वो रूट चूज़ करूँगा, और वो जनरली बाय रोड में ही जाता है। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर में एक तो वही लोग आते हैं जो कैपेबल है, और प्रॉब्लम कब होता है? वो लोगों का पर्टिकुलर सभी जगह पे घूमना होता है, लाइक कोई यूरोप करके आया है, कोई यूएसए कनाडा करके आया है, और वो कंपेयर करते हैं कि भाई मैं यहाँ से ये ट्रिप में गया था, ये फैसिलिटीज़ मिलता है, यहाँ पे मैं 3 लाख जितना स्पेंड कर रहा हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पे नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा भाई, सिंपल है। अगर आपको फैसिलिटीज चाहिए, एश्योरेंस चाहिए कि आपका जर्नी है एकदम फ्लो में चला जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आप बाय रोड चूज़ कीजिए। बाकी हेलीकॉप्टर में डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस है, बाकी हम तो दोनों ऑप्शंस लेके चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर अगर आपको करना है तो हेलीकॉप्टर, बाकी बाय रोड। अब हम परिक्रमा करते हैं तो या तो हम चल के परिक्रमा करते हैं या तो बाय हॉर्स। चल के करना है तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, आप खुद से अपने डेडिकेशन से अपने हेल्थ से चल रहे हैं। बाय हॉर्स से करना है तो बाय हॉर्स में अब जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, हॉर्स ईयर 2026, सो उसमें हमें कोई चैलेंजेस मिलेंगे? नेक्स्ट ईयर है फायर हॉर्स ईयर। मैं थोड़ा ये फायर हॉर्स ईयर के बारे में पहले बता देता हूँ। इन चाइनीज जोडियाक 12 एनिमल है एंड 5 तत्व है, एलिमेंट। कौन से 5? वुड, फायर,
water, earth and metal. एवरी ईयर एक एनिमल उसके साथ कॉम्बिनेशन होता है, एक एलिमेंट. तो नेक्स्ट ईयर है फायर हॉर्स ईयर. फायर का इंटेंसिटी एंड हॉर्स का एनर्जी, ये दोनों कंबाइन करके ऐसा बोलते हैं कि फायर हॉर्स ईयर में आप जो भी कर रहे हो उसका काफ़ी आपको रिवॉर्ड मिलता है. अगर कैलाश की बात करें तो एक स्टोरी है. एक माँ, वो अपने बच्चे को पीछे बांध के कैलाश की परिक्रमा कर रही होती है. कैलाश की परिक्रमा करके वो जब गौरी कुंड के पास पहुंचती है तो वो टाइम पे वो पानी पीने के लिए झुकती है. और जब वो पानी पीने के लिए झुकती है तब पीछे से जो बच्चा है वो गौरी कुंड में चला जाता है. फिर वो माँ कैलाश की परिक्रमा करती है बार बार. फिर जब 13वें बार वो गौरी कुंड के पास जब आती है, वो टाइम पे अंदर से ही उसके बच्चे की आवाज़ आती है कि माँ, मेरा जो दूसरा जन्म है वो कहीं पे हो चुका है, अभी आपको परिक्रमा करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर जाइए. ये जो इंसिडेंट है वो पर्टिकुलर फायर हॉर्स का बोला जाता है. और ऐसा बोलते हैं कि अगर फायर हॉर्स में आप परिक्रमा कर रहे हो तो आपका एक परिक्रमा 13 परिक्रमा के बराबर माना जाएगा. इन बुद्धिज्म ऐसा बोलते हैं कि जब तक आपका 13 परिक्रमा कंप्लीट नहीं होता है, आउटर कोरा कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आप इनर कोरा नहीं कर सकते. नेक्स्ट ईयर बुद्धिस्ट पीपल तो आ ही रहे हैं, प्लस चाइनीज पीपल है, वो लोगों का भी रश कैलाश में काफ़ी होने वाला है. और जनरली ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, इन कैलाश जो एरिया है चाइनीज तिब्बतन लोग मैनेज कर रहे हैं, प्रायोरिटी जनरली वो लोगों को सबसे पहले और ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू इंडियन. नेक्स्ट ईयर फायर हॉर्स ईयर है, घोड़े में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाले हैं. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट. अभी घोड़े में क्या क्या प्रॉब्लम होने के चांसेस है. इस साल क्या था, कैलाश में अप्रोक्स 100 to 150 घोड़े थे. एक घोड़ा परिक्रमा फर्स्ट डे स्टार्ट होता है, वो फिर सेकंड डे जा रहा है, तो 2 दिन के लिए वो रिजर्व होता है. थर्ड डे क्या होता है कि तीसरा दिन का जो घोड़ा है वो मॉर्निंग में वो छोड़ के वापस सेम डे ही फर्स्ट डे का परिक्रमा चालू कर देता है. तो कोई भी एक घोड़ा 2 दिन के लिए रिजर्व होता है. इस बार क्या हुआ है, 100 to 150 घोड़े थे. कुछ बेचिस ऐसे थे लाइक फुल मून सितंबर के स्पेशली कुछ महीने कि वो टाइम पे यात्री थे वो 600 से 700 यात्री थे, घोड़े कम थे, तो काफ़ी लोगों को घोड़ा नहीं मिला. वो टाइम पे जनरली हम क्या करते हैं, एडवांस में बुकिंग आपका सागा से या तो तकलाकोट से ही कर देते हैं. अगर एडवांस में आपका बुकिंग हो गया है घोड़े का तो आपको वो टाइम पे मिल जाता है. लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाइक नेक्स्ट ईयर के लिए जब रश इतना होगा, और अगर बुद्धिस्ट या तो चाइनीज लोग जनरली वो लोग घोड़े का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो लोग भी एजेड है और कुछ लोग घोड़ा यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर घोड़े का शॉर्टेज होने के चांसेस पूरे हैं. तो फायर हॉर्स ईयर होना प्लस फुल मून होना वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज में कंसीडर हो सकता है किसी भी यात्री के लिए. अगर आप फुल मून के लिए प्लान कर रहे हो, एक बात याद रखिएगा, हम सारे के सारे फुल मून के जो बुकिंग है अभी वो प्रायोरिटी में ले रहे हैं. और दूसरी बात, फुल मून का जो बैच है वो हमारा इस बार एकदम लिमिटेड बैच के साथ ऑपरेट होने वाला है. अगर आपको इच्छा है कि आप फुल मून में आपको जाना है, बुक योर जर्नी बिफोर 15 फरवरी, क्योंकि 15 फरवरी के बाद हम वैसे भी फुल मून के बुकिंग है वो क्लोज कर देने वाले हैं. एडवांस बुकिंग जो भी है, होटल का भी जो भी है बुकिंग, वो हिसाब से हो जाएगा. तो अगर आप फुल मून का प्लानिंग नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, प्लीज़ बी एडवांस. परिक्रमा करते टाइम कोई भी हमें वहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ मेडिकल होता है, तब वहाँ पे एक रेस्क्यू वैन हमें प्रोवाइड किया जाता है.
तो हम उसके बारे में थोड़ा लोगों को समझाते हैं, हाउ डज इट वर्क। रेस्क्यू वैन जो है पर्टिकुलरली दो काम के लिए यूज होता है। फर्स्ट, एक ऐसे यात्री जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और वापस जाना चाहते हैं। दूसरे, जो एक्चुअल में बीमार हुए हैं, ऑक्सीजन लेवल उसका डाउन हुआ है, कुछ भी। ये जो पूरा रेस्क्यू वैन है उसको रेस्क्यू वैन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो रेस्क्यू वैन जैसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लाइक कि आप कॉल करो और आपको एम्बुलेंस से वो तुरंत आ जाएगा। आप जब भी बुक करोगे तो वो टाइम पे रिपोर्ट होगा कि आपका जो हेल्थ है वो कैसा है। अगर हेल्थ आपका ख़राब है तो आपको प्रायोरिटी डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन वो भी टाइम लगेगा करीबन 1 घंटे के आसपास। अगर आप ऐसे एग्जॉस्ट हो चुके हो या तो सेकंड डे का परिक्रमा आपको नहीं करना है और आपको वापस जाना है, तो इन दैट केस आपको प्रायोरिटी थोड़ा कम मिलेगा, और वो केस में आपका जो वेटिंग टाइम है वो 3 से 4 घंटे का हो सकता है। और अगर काफ़ी वहाँ पे हैवी रश है, ट्रैफिक है, तो वो टाइम पे वो जो टाइम है वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप रेस्क्यू वैन सुन रहे हो तो आप उसको एज अ इंडियन एम्बुलेंस के साथ कनेक्ट मत कीजिएगा। डेफिनेटली वो टाइम लेगा, क्योंकि वहाँ पर का जो टेरेन है वो भी ऐसा नहीं है कि आपका जो व्हीकल आपको लेने के लिए आ रहा है वो भी एकदम स्पीड में आ रहा हो, क्योंकि रोड ही नहीं है इतना अच्छा। दो तरह के कोरा हैं, इनर कोरा, आउटर कोरा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? आउटर कोरा में भी हम 2 डिवीजन कर सकते हैं, वन विथ चरण स्पर्श एंड अनदर विदाउट चरण स्पर्श। नॉर्मली आउटर कोरा जो है वो 3 दिन का होता है। दार्चेन से आप जा रहे हो दिरापुक, दिरापुक से जुतुलपुक, एंड जुतुलपुक से अगेन दार्चेन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ऑप्शन 4 डेज परिक्रमा, दार्चेन से दिरापुक, फिर दिरापुक में ही आप स्टे कर रहे हो अगेन, फिर चरण स्पर्श जा रहे हो, फिर आप जा रहे हो जुतुलपुक, एंड जुतुलपुक से आप जा रहे हो दार्चेन। ठीक है, ये हो गया। ये जो दो है आउटर कोरा ही बोलते हैं। देन आता है इनर कोरा। इनर कोरा में क्या है, आप दार्चेन, दार्चेन से जा रहे हो दिरापुक, दिरापुक से आप जा रहे हो, जो आपने परिक्रमा जब कर रहे हो ना, तो सेकंड डे जब फर्स्ट टी हाउस आता है ना, वहां से साइड में से एक रास्ता जाता है। आपको वो इनर कोरा में डोलमाला पास क्रॉस करना नहीं होता है, लेकिन आप फर्स्ट टी हाउस से कैलाश के अंदर ही एक रास्ता जाता है, वहां से आप अंदर जाते हो और वहां पे आता है कुबेर कुंड। कुबेर कुंड होते हुए आप पहुंचते हो जुतुलपुक, जुतुलपुक से आप फिर जाओगे दार्चेन, दार्चेन से अगेन आप आओगे अष्टापज्जी, अष्टापज्जी से आप आगे जा रहे हो, वहां पे सप्तर्षि केव मिलेगा जो कि कैलाश के अंदर ही है। सप्तर्षि केव के बाद आप नंदी पर्वत को घूम के आप आ रहे हो अगेन दार्चेन। तो इसको बोलते हैं नंदी कोरा या तो इनर कोरा। एवरी टाइम जब मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम हमने बोला था कि हमारा 4 बैच चरण स्पर्श के साथ हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर एक बैच इनर कोरा का ऑपरेट करने वाले हैं विथ लिमिटेड पीपल, अराउंड का ग्रुप साइज। और अगर आपका फिटनेस अच्छा है देन यू कैन आस्क टू अवर टीम। हम इनर कोरा का एक बैच तो करने ही वाले हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे सोशल मीडिया पे हमने हमारे यात्री जो अगले साल करने वाले हैं या जो करने चाहते हैं उनके थ्रू क्वेश्चंस आए हैं, ये तो हम वो अभी कवर करेंगे वन बाय वन। सबसे क्वेश्चन तो ये आता ही, आपने सुना भी होगा, कैलाश में कोई मंदिर है? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, जिसको कैलाश का नॉलेज नहीं है वो काफ़ी लोगों को से मैंने सुना है। जी नहीं, कैलाश में कोई भी मंदिर नहीं है, माउंट कैलाश है, उन्हें ही हम पूजनीय मानते हैं। वहाँ का जो एनर्जी है वो फील करते हैं और जनरली कैलाश पर्वत का परिक्रमा होता है। क्या हम अपना व्हीकल लेकर पूरी यात्रा कर सकते हैं? इंडियन गवर्नमेंट एंड चाइनीज गवर्नमेंट के जो रूल है वो अकॉर्डिंग हम हमारे व्हीकल में ट्रैवल नहीं कर सकते, सिवाय के कुछ एक्सेप्शन हो। लाइक सदगुरु जो अभी लास्ट ईयर 2025 में गए थे,
तो वो टाइम पे वो लोग बाइक से ही गए थे कैलाश तक, लेकिन वो एक पर्पस था। अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो और वही वर्क के रिगार्डिंग आप पर्टिकुलर एजेंडा के साथ कैलाश में आ रहे हो, तो वो केस में आपको एक्सेप्शन या तो कुछ रिलीफ मिल सकता है। सदगुरु के केस में था कि सेव सोइल नाम का उसका जो कैंपेन है वही उन्होंने प्रमोट किया था और उन्हीं के बेस पर परमिशन मिली थी कैलाश में अपना खुद का बाइक लेके जाने के लिए। नॉर्मल पब्लिक के लिए शायद डिफिकल्ट है। कैन अ पर्सन विद बीपी, डायबिटीज, अस्थमा डू द परिक्रमा? क्या ये लोग कर सकते हैं परिक्रमा? डेफिनेटली कर सकते हैं। हमारे 2 यात्री इस बार थे कि जो लोगों ने हमारे हेल्थ डिक्लेरेशन में भी लिखा था कि वो एस्थमेटिक है, वो लोगों ने भी अच्छे से परिक्रमा किया। फिर कुछ यात्री ऐसे भी थे कि जो लोगों ने स्टेंट लगवाया है वो लोगों ने भी परिक्रमा किया। डायबिटीज, एमबीपी, ये वाले तो काफ़ी सारे यात्री थे। डरिए मत, परिक्रमा, कैलाश, ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन डिक्लेरेशन आप अपना भर दीजिए अच्छे से, हमें एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि हम भी वो प्रिपरेशन में रहे। अगर कुछ इश्यूज आता है आपको तो एटलीस्ट हमारे पास भी वो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेल हो कि अगर आपने डिक्लेरेशन में दिया है तो हम एडवांस में ही वो करके रखें। हमारे एक और यात्री ने पूछा है, आई एम 98 kgs, कैन आई हायर अ हॉर्स? हॉर्स के लिए क्राइटेरिया अलग अलग है। लाइक फॉर फीमेल 90 से अबोव अगर आपका वेट है तो वो घोड़े वाले आपको रिफ्यूज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। एंड सेम इन मेल 110 के आसपास वो है। अगर आपका वेट उससे ज़्यादा है तो घोड़े वाले आपको मना कर सकते हैं, क्योंकि इतना वेट लेकर घोड़ा कभी भी डोलमाला पास नहीं चढ़ पाएगा। तो अगर आप ओवरवेट हो तो आप आ सकते हो ओवरवेट हो तो भी, लेकिन आपको ये मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको परिक्रमा बाय वॉक करनी है। डू आई नीड टू पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट इफ बाय एनी कंडीशन द नंबर ऑफ डेज गेट एक्सीड्स? निशा, इस बार पवित्र कैलाश यात्रा ने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया है। सब लोग अपने ब्रोशर में या तो वेबसाइट पर मेंशन करते हैं कि वी विल नॉट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा, लेकिन वो पर्टिकुलर मेंशन होता है ओनली उसके बाय रोड वाले पैकेज में। बाय हेलीकॉप्टर में क्लियर कट लिखा होता है कि जितना भी आपका एक्स्ट्रा होगा आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली हमारा एक बैच था हेलीकॉप्टर वाला जिसमें वो लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टे हुआ था, लेकिन हमने आज तक वो चार्ज नहीं किया है। बाय रोड हो या हेलीकॉप्टर हो, जितना भी एक्स्ट्रा आपका हो रहा है हम कोई चार्ज नहीं करेंगे, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो चाहे वो रोड हो। तो ये कंफर्म बात है। दूसरी बात, अगर आपको मॉडिफिकेशन चाहिए आइटनरी में, लाइक आपका जो स्टे है वो सागा में है या तो केरुंग में है और आपको अर्ली एग्जिट लेना है और आपको अर्ली काठमांडू आ जाना है, तो वो केस में आपको चार्जेस लगेंगे। लाइक वीज़ा स्प्लिटिंग चार्ज है, फिर आपका काठमांडू का जो स्टे है, ठीक है, वो ऑलरेडी जो ऐड होता है वो तो होता ही है, लेकिन एडिशन होता है वो एक अलग बात है। लेकिन आइटनरी में अगर कुछ डिले होता है, चाहे कोई भी रीज़न हो, वेदर के हिसाब से हो रहा हो, कोई भी हिसाब से हो रहा हो, हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो या बाय रोड हो। अब हम कॉस्ट की बात कर ही रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमें जनरली बहुत आता है कि कंपैरिजन अगर कोई कर रहा है तो हमारा जो प्राइस है, कॉस्ट, वो बाकी एजेंसी से थोड़ा ज़्यादा है। सो वो क्यों ज़्यादा है? देखो, एक सिंपल बात है, अगर कोई बोल रहा है ना कि हमारा रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो शायद वो कंपेयर कर रहे हैं कुछ लोकल एजेंसीज के साथ, कि जिसका स्पेशलाइजेशन कैलाश में तो है नहीं। पहले बात, अगर आप कोई भी कैलाश का जो टूर ऑपरेटर है, ट्रैवल ऑपरेटर है, उसके साथ अगर हमारा प्राइस कंपेयर कर रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारा प्राइस है वो लोएस्ट है सबसे। क्यों? पहली बात, जो बाय रोड वाला जो जर्नी है उसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्कॉर्पियो,
काठमांडू से इस बार जितने भी यात्रियों ने यात्रा की है, सब लोगों को पता होगा कि काठमांडू से तिमुरे का जो रास्ता है वो कैसा है। हम उसमें स्कॉर्पियो कर रहे हैं प्रोवाइड। बाकी एजेंसी क्या कर रही है? बस कर रही है। फिर रुद्राभिषेक हवन आता है, फिर काठमांडू में होटल आता है। जो काठमांडू का जो होटल का पार्ट है, 3 स्टार 4 स्टार कौन सा यूज़ कर रहे हो उस पर भी जा रहा है। देन आता है बेस्ट पार्ट, मिनरल वाटर। थ्रू आउट द जर्नी एक हमारे यात्री ने तो मुझे बोला था कि मैं जब कैलाश के लिए किसी एजेंसी को फ़ोन कर रहा हूँ ना, तो सब बोल रहे हैं मुझे कि आपको 1 बोतल मिलेगा, 2 बोतल मिलेगा। यहाँ पे तो आपने इतना पानी दिया है कि आपको 1 बोतल बोल रहा हो तो वो शेरपा 2 बोतल लेके आ रहा है कि आप पियो पानी। क्यों? क्योंकि मिनरल वाटर एक्चुअली कॉस्टली है हायर अल्टीट्यूड पर। हमने आज तक बीइंग गुजराती, हम कभी भी खाने पीने में किसी को मना नहीं कर सकते कि आपको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, या तो लिमिटेड मिलेगा। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है कि जिसकी वजह से जो पैकेज है उसका प्राइस है वो थोड़ा हायर साइड पर हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी है, जिस यात्रियों को अगर मार्केट में जो सेम पैकेज है, अगर वो सेम पैकेज चाहिए, तो वो भी हमने इस बार लॉन्च किया है। लाइक आपका जो ट्रैवल है वो बाय बस से होगा, आपका जो होटल अकोमोडेशन है काठमांडू में वो 3 स्टार में होगा। लेकिन एक बात ये भी है, 2025 का रेट कंसिडर करें तो यूएसडी का रेट 87, जो प्रोजेक्शन है इन मई 2026 वो आ रहा है अराउंड 96-97। तो यूएसडी का रेट ऑलरेडी हायर साइड पे जा रहा है। दूसरी बात, चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो क्या रेट लेके आ रही है वो भी अभी तक डिसाइडेड नहीं है। जनरली हमारे जितने भी बुकिंग्स होते हैं वो जनवरी फरवरी में हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात श्योर है, रेट इंक्रीज हो रहे हैं फॉर 2026 कैलाश। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीकेवाई? ऐसा तो क्या है कि आप रोज उठते हैं और आपको पीकेवाई के लिए स्पेशली आप उतना पैशनेट होते हैं? निशा, जनरली कितने रिलीजन है इंडिया में? काफ़ी सारे। कितने हमारे सनातन धर्म के लोग हो गए? काफी सारे। कितने लोगों को कैलाश के बारे में पता है? बहुत कम, आई वुड से। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो अदर कम्युनिटी से हैं। वो लोगों को पता है बचपन से ही कि पर्टिकुलर उसके रिलीजन में उसको हज करने जाना है, क्या है वहाँ पे, कैसे होता है। और ऐसे गोल लेके चलते हैं कि अगर मेरा अर्निंग इतना हुआ तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। वो कंसिडर करते हैं एज अ ड्यूटी। सनातन धर्म में भी ऐसा है कि कुछ कॉर ड्यूटीज है। धर्म मतलब क्या है? धर्म का मतलब है ड्यूटी। कि ये अपनी जो पर्टिकुलर सनातन धर्म जो था उसकी कोर ड्यूटीज इतनी है। पर्पस यही है, मैक्सिमम लोगों को ये अवेयरनेस कैलाश के बारे में होनी चाहिए और सभी को एक बार एटलीस्ट 1 टाइम कैलाश विजिट करे। यही एक अंदर से इच्छा है, जो भी मोटिवेशन है। एक ऐसी बात जो इस साल आपको हर एक यात्री ने प्रेज की हो? पर्टिकुलर बात करें तो टीम की बात है। शेरपास की टीम हमारी काफ़ी अच्छी थी। कोई भी शेरपास की टीम के रिलेटेड कोई कंप्लेन नहीं है। जस्ट एक एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ कि सागा में एक इंसिडेंट हुआ था जब वहाँ पे लाइट चली गई थी। वो टाइम पे हमारी टीम ने सारे यात्री इसके जो बैगेज थे वो अपने रूम पर पहुंचा दिए थे। वो टाइम पे बाकी सारी एजेंसीज भी थी, तो वो लोगों के जो बैगेज है वो उसके शेरपा की टीम ने नहीं पहुंचाए थे। क्यों? क्योंकि लिफ्ट चालू नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। वो टाइम पे एक यात्री आते हैं और बोलते हैं, ये डिफरेंस है पवित्र कैलाश यात्रा में और दूसरी एजेंसी में। तो एक प्रेज मिला हमें, लेकिन उसका रीज़न क्या था? शेरपा की टीम। दूसरी, हमारी बैक ऑफिस टीम। एवरी इंडिविजुअल इज फीमेल। तो जो इमोशनल सपोर्ट जो यात्री को मिला है ड्यूरिंग द जर्नी, साथ में जो टीम लीडर है वो भी फीमेल थे। तो बोल सकते हैं कि ये जो हमारा डिसीजन था कि लीड भी इस बार फीमेल करेंगे,
तो ये डिसीजन काफ़ी अच्छा था और उसके लिए भी हमें काफ़ी प्रेज मिला है। एक ऐसी मोमेंट जहां आपको लगा हो कि यही है पर्पस। जब कोई भी यात्री मानसरोवर पे खड़ा है और कैलाश के आसपास में है और जब हर हर महादेव का नारा लगाता है और बोलता है थैंक यू, वही टाइम पे लगता है कि यही है पर्पस। पर्टिकुलर इंसिडेंट अगर शेयर करूँ, सूरत के एक यात्री थे दक्षाबेन जवेरी करके, आए थे इन मार्च के आसपास ऑफिस आए थे। वो टाइम पे बोला था कि अगर आप मुझे अष्टपद लेके जा रहे हो तो ही मुझे कैलाश आना है। रीजन क्या था? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, सभी तीर्थंकर के 5 कल्याणक भूमि, सभी कल्याणक भूमि वो जाके आए थे, सिर्फ एक बाकी था कैलाश। वो दीक्षा लेना चाहते थे और दीक्षा लेने के बाद शायद वो नहीं जा सकते, ऐसा कुछ है। तो कैलाश जाना था उसे अष्टापद जी के लिए। जब वो कैलाश गए, अष्टापद जी गए, एक वीडियो मेरे पास आया था और वो टाइम पे बोला था कि थैंक यू मोहित भाई कि आपकी वजह से मेरा अष्टापद जी है वो कंप्लीट हो गया। काफ़ी टाइम से वो वेट कर रहे थे और फाइनली अष्टापद जी हुआ। जब वो ऐसे टाइप के वीडियोस हम जब देखते हैं ना, तब इन्हीं कुछ कुछ जगह पे ऐसा मतलब कि फील होता है अंदर से कि वी आर नॉट सेलिंग जस्ट अ पैकेज, वी आर प्रोवाइडिंग अ एक्सपीरियंस। एक टीम में इमोशनल सपोर्ट हर एक यात्री को पहुंचाना बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स को लेके हम चल रहे हैं। कैलाश एक ऐसे रीजन में है जहाँ पे सिर्फ हेल्थ नहीं, आपको मेंटली भी उतना स्टेबल होना पड़ता है जितना जितना आप ऊपर कैलाश की तरफ जा रहे हो। सो वो हम कैसे इंश्योर करते हैं? निशा, यू ऑल्सो वेंट टू द कैलाश राइट? यस, तो इसका आंसर तो तू भी दे सकती है। ऑफ कोर्स। व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम कैलाश और व्हाट आई हैव गेन्ड फ्रॉम कैलाश इज, मैंने हर एक यात्री से एक पर्सनल लेवल का कनेक्शन फील किया है। नॉट जस्ट मी, मेरी पूरी टीम ने, हम जितने भी फीमेल टीम है, हम सब लोगों ने इतना तो फील किया है जब भी हमारे पास कोई फोटो आया है यात्री का, बी इट मैं उस ग्रुप में हूँ या नहीं हूँ, मैं उस यात्रा में उस बैच में गई हूँ नहीं हूँ गई हूँ, मैंने हर एक यात्री से कैलाश, हर एक यात्री की आंखों में कैलाश देखा है। मैं उधर प्रेजेंट नहीं हूँ, फिर भी मैंने अपने ऑफिस में बैठ के कैलाश देखा है। सो इमोशनल टच होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एट द एंड मैं, मेरे साथ मेरे 2 और कलीग्स भी कैलाश जाके आए, उनका भी सेम एक्सपीरियंस था। आज हम लोग एक एक्सटेंडेड फैमिली हो गए हैं यात्रीज के साथ। अब मैं उन्हें यात्री नहीं बोलती हूँ, सर मैम से कब वो अंकल आंटी हो जाता है आपको पता नहीं चलता है, कब वो हम उन्हें हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का दर्जा दे देते हैं वो समझ नहीं आता है। एक मोमेंट कि वो भी हमें उतना क्लोज मानते हैं और हम भी उन्हें उतना रिस्पेक्ट देते हैं कि हमारे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि मैं मेरे पेरेंट्स को कैलाश लेके जा रही हूँ, मैं किस तरह से उन्हें सर्विस प्रोवाइड करूँगी, मैं किस तरह से उनका ध्यान रखूँगी, वो सेम वो हमारे लिए भी फील करते हैं कि ये हमें लेके आए हैं, उन्हें भी उतना आशीर्वाद मिले, वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सो वो इक्वल बैलेंस रहा है हर बार। करेक्ट। और बस यही रीज़न है कि पवित्र कैलाश यात्रा वन ऑफ द लीडिंग कैलाश मानसरोवर यात्रा ऑपरेटर बना है, थैंक्स टू अवर टीम ऑल्सो। जनरली जब हम एक यात्रा वर्ड सुनते हैं तो लोगों के दिमाग में एक पहले से ही पूरा एक इमेज बन जाता है। यात्रा तो वो लोग करते हैं जिनकी एज हो गई है, अब उनका रिटायरमेंट आ गया है। बट इस साल मैंने खुद, जब मैं कैलाश गई, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि हर एज कैटेगरी वाले लोग थे वहाँ। सो इसके लिए आपका क्या ओपिनियन है? निशा, जनरली ये बात सही है कि हर एज वाले लोग हैं वो यात्रा करते ही है। पर्टिकुलर यात्रा के लिए कोई ऐसा टैग नहीं है कि सर्टेन एज के बाद ही आपको यात्रा करनी होती है। स्पेसिफिकली कैलाश तो ऐसी जगह है कि आप जितना जल्दी अगर हो पाए आप करो, आपका एक्सपीरियंस है वो बेटर होगा। रिसेंट डेटा की बात देखने जाए तो जो हमारे यात्री थे उनमें से 5% यात्री ऐसे थे कि जो बिलो 24 थे एंड 20% यात्री ऐसे थे जो अबो 55 थे। 25 से लेकर 55 के बीच में जितने यात्री थे वो मैक्सिमम थे, अराउंड 75%। इस बार से जो यंग लोग हैं, जो अपनी मिड एज में है, वो लोग ने अभी कैलाश आना स्टार्ट थोड़ा किया है, थोड़ा ज़्यादा किया है।
तो ऐसा नहीं है अभी। पीपल अबव 50-55 वही लोग यात्रा करते हैं। एक ऐसी लाइन जो आप अपने हर यात्री को बोलना चाहेंगे। कैलाश में हर कदम पे शिव आपके साथ है। विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड बीइंग द पार्ट ऑफ दिस डिवाइन कॉन्वर्सेशन। मैं होप करती हूँ कि आप तक सारे आपके आंसर्स मिल चुके होंगे, क्योंकि जितना हम जानते हैं उतना ही अच्छे से हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सी यू सून ऑन दिस डिवाइन जर्नी।